हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। आवाज की दिशा में देखते ही अर्जुन की नजर तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर खड़े एक बुजुर्ग पर पड़ी। उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी तेज चमक थी। वही इस मार्शल आर्ट मंडप के रक्षक थे। अर्जुन जानता था कि भले ही उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष के करीब हो, लेकिन यहाँ के सभी रक्षक बुजुर्ग असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक झुककर कहा कि वो उनकी सलाह के लिए आभारी है और उसे अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहा है। ये कहकर वो भीतर की ओर बढ़ गया। पीछे खड़े बुजुर्ग ने हल्की सांस ली और सिर हिलाते हुए बुदबुदाया कि आजकल के शिष्य बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में अर्जुन जैसे कई युवाओं को देखा था। कुछ लोग रास्ता भटककर असफल हो गए थे, कुछ समय पर संभल गए थे, लेकिन कई तो गलत साधना के कारण अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठे थे। इसलिए जब भी कोई नया चेहरा दिखाई देता, वे उसे चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझते थे। अर्जुन ने तीसरी मंजिल पर घूमते हुए जल्दी ही एक मार्शल आर्ट तकनीक चुन ली जो उसे सबसे अधिक पसंद आई। वो उसे लेकर पंजीकरण कक्ष की ओर बढ़ गया। वहां बैठे रक्षक बुजुर्ग ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और पूछा कि क्या वो सच में मायावी हथेली तकनीक का अभ्यास करना चाहता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। बुजुर्ग ने फिर पूछा कि क्या उसने इस तकनीक की प्रस्तावना पढ़ी है। अर्जुन ने विनम्रता से बताया कि वो उसे ध्यान से पढ़ चुका है। ये सुनकर बुजुर्ग और भी हैरान हो गए और बोले कि ये पूरे मंडप की सबसे कठिन तकनीक है, जिसमें महारत हासिल करना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन अर्जुन की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने शांत स्वर में कहा कि वो यही मार्ग चुनना चाहता है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि आज के युवा कितने जिद्दी और अनुभवहीन होते जा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मायावी हथेली कितनी कठिन है, क्योंकि उन्होंने स्वयं वर्षों तक इसे सीखने की कोशिश की थी और फिर भी असफल रहे थे। उनके अनुसार अर्जुन जैसा दुबला-पतला युवक इसमें कभी सफल नहीं हो सकता था। इसी बीच अर्जुन आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो विवेक चौहान था। उसके चेहरे पर गहरी निराशा और खींच साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी उसके कानों में आसपास खड़े शिष्यों की फुसफुसाहट पड़ी। कुछ लोग कह रहे थे कि विवेक के पास तो पहले ही 4 स्तरों की मार्शल आर्ट तकनीकें थी, फिर वो दोबारा यहाँ क्यों आया है। किसी ने बताया कि पिछले रात भोज के दौरान वरिष्ठों ने विवेक और आदित्य दोनों को चेतावनी दी थी कि वे उन तकनीकों को साझा नहीं कर सकते और केवल एक ही व्यक्ति उन्हें रख सकता है। इसलिए उन्हें जल्द ही वे वापस करनी पड़ी। उस समय दोनों इतने हैरान हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाए। अंत में उन्होंने सबके सामने ये स्वीकार कर लिया कि असली विजेता वे नहीं थे और 40 राक्षसों को मारने वाला कोई और था। कुछ लोग इस बात पर हैरान थे कि उन्होंने ऐसा क्यों स्वीकार किया, जबकि कुछ का मानना था कि वे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उल्टा उनकी और भी बेइज्जती हो गई थी। कई शिष्य आपस में ये भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर वो असली नंबर 1 कौन था, क्योंकि बाहरी संप्रदाय में उन्होंने कभी किसी को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था।
जो अकेले 40 राक्षसों को मार सके। ये सब सुनकर अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन सिर हिलाया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान साधना पर था। वो चौथी मंजिल की ओर चला गया। पहली मंजिल की तरह यहां भी काफी चहल पहल थी, लेकिन यहां मौजूद अधिकतर शिष्य अनुभवी थे। दूर से देखने पर यह मंजिल किसी विशाल अखाड़े जैसी लग रही थी। सैकड़ों हजारों शिष्य यांत्रिक अभ्यास यंत्रों के सामने पसीना बहा रहे थे। उनकी युद्ध ध्वनियां और अभ्यास की आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थी, जिससे वातावरण बेहद जोशीला बन गया था। हालांकि जो लोग शांति पसंद करते थे, उनके लिए अलग अलग एकांत कक्ष भी बने हुए थे, जहां पत्थर के दरवाजे बंद कर वे बिना किसी बाधा के साधना कर सकते थे। लेकिन अर्जुन ने न तो अखाड़े को चुना और न ही उन कमरों को। वो सीधे छठी मंजिल की ओर बढ़ गया। तीसरी मंजिल की तरह छठी मंजिल पर भी शांति थी। वहां बहुत कम लोग थे और साधना के लिए पर्याप्त खुले स्थान मौजूद थे। ये जगह बिल्कुल वैसी थी जैसी अर्जुन चाहता था, शांत, एकांत और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त। यहीं से उसकी अगली कठिन साधना यात्रा शुरू होने वाली थी। अर्जुन एक एकांत साधना कक्ष में प्रवेश कर गया। जैसे ही पत्थर का भारी दरवाजा बंद हुआ, उसने सबसे पहले सामने खड़े यांत्रिक स्तंभ को आदरपूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि वो जानता था कि अगले कुछ दिनों में उसे इसी कठोर स्तंभ की यातना सहनी होगी। वो यंत्र साधारण लकड़ी या धातु का नहीं था, बल्कि काले लोहे की दुर्लभ धातु से बना था, अत्यंत मजबूत और लगभग अविनाशी। उस पर किया गया हर वार वो स्वयं अपनी गति बदलकर टाल देता था। उसकी बचाव की रफ्तार सामने वाले साधक की आक्रमण गति के अनुसार स्वतः बदल जाती थी। जब तक कोई साधक सच में किसी तकनीक में पारंगत न हो जाए, तब तक उस यंत्र को चोट पहुंचाना लगभग असंभव था। यही कारण था कि उसे मार्शल आर्ट अभ्यास का सर्वोत्तम साधन माना जाता था। अर्जुन ने यंत्र के समीप जाने से पहले एक बार फिर मायावी हथेली की विधि को मन ही मन दोहराया। इस तकनीक का सार था हथेली की अदृश्य वायु शक्ति से शत्रु को भ्रमित कर वश में करना। अचानक उसने तेजी से कदम बढ़ाया। उसकी दोनों हथेलियां धुंधली परछाइयों में बदलती प्रतीत हुई और उसने एक ही क्षण में स्तंभ के 2 बिंदुओं पर प्रहार किया। किंतु उसी क्षण यंत्र बाएं दाएं झूल गया और बिजली की फुर्ती से उसके वार को टाल गया। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। उसे चुनौती पसंद थी। उस दिन से लेकर अगले कई दिनों तक वो लगभग हर समय मार्शल आर्ट मंडप में ही रहने लगा। भोजन और थोड़ी नींद के अतिरिक्त उसका सारा समय अभ्यास में बीतने लगा। वज्र गर्जना के 3 रूप, जिन्हें कभी नीलकंठ संघ के संस्थापक महागुरु ने रचा था, अत्यंत गूढ़ और उग्र तकनीकें थी। उनकी शक्ति जितनी प्रचंड थी, उन्हें साधना उतनी ही कठिन। दूसरी ओर मायावी हथेली को भी मंडप के रक्षक बुजुर्ग सबसे कठिन तकनीक मानते थे। परंतु लगातार अभ्यास के बाद अर्जुन धीरे धीरे दोनों तकनीकों की प्रकृति समझने लगा। वज्र गर्जना के रूप सीधे, तीव्र और विनाशकारी थे। उनका प्रत्येक वार गरज की गूंज और बिजली की चमक जैसा था, जो सामने वाले को निर्णायक चोट पहुंचा सकता था। वहीं मायावी हथेली छल और सत्य के बीच बदलती रहती थी। उसका प्रहार सीधा दिखाई देता, परंतु प्रभाव अप्रत्याशित दिशा से आता। भले ही उसकी शक्ति उतनी प्रचंड न हो, किंतु उसकी सूक्ष्मता और भ्रम उत्पन्न करने की क्षमता अद्वितीय थी। 10 दिनों के अथक अभ्यास के बाद अर्जुन ने इन दोनों तकनीकों में उल्लेखनीय प्रगति कर ली। मायावी हथेली में वो पूर्ण सिद्धि के करीब पहुंच गया था और वज्र गर्जना के 3 रूपों में से दूसरे रूप को उसने पूरी तरह साध लिया था। जब उसने पहली बार उस दूसरे प्रहार को पूर्ण शक्ति से किया, तो स्वयं उसकी विनाशकारी क्षमता देखकर वो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कुछ दिनों बाद वो तीसरी मंजिल पर स्थित रक्षक बुजुर्ग को मायावी हथेली की पांडुलिपि लौटाने पहुंचा। बुजुर्ग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वो दीवार से टकराकर लौट आया है।
अर्जुन ने केवल हल्की मुस्कान दी और कोई उत्तर नहीं दिया। बुजुर्ग ने उसकी मुस्कान को परोक्ष स्वीकारोक्ति मान लिया और सुझाव दिया कि वो पहली मंजिल की आसान तकनीक से शुरुआत करे। अर्जुन ने आदरपूर्वक धन्यवाद कहा और शांत भाव से वहां से चला गया। संध्या होते ही मार्शल आर्ट मंडप बंद हो गया। नियम था कि सूर्यास्त के बाद रक्षक बुजुर्ग सभी तकनीकों और यंत्रों की जांच करते थे। उसी समय एक मध्यम आयु का आचार्य एक श्वेतकेशी वरिष्ठ को छठी मंजिल के एक गुप्त कक्ष में ले गया और उत्साहपूर्वक कहा कि इतने प्रतिभाशाली शिष्य को उसने वर्षों में नहीं देखा। वरिष्ठ ने गंभीर स्वर में पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। गुप्त कक्ष के भीतर वो यांत्रिक स्तंभ खड़ा था, पर अब उसकी अवस्था दयनीय थी। उसके धात्विक शरीर पर कई गहरे घाव थे, मानो किसी ने उसे बार बार प्रचंड प्रहारों से तोड़ा हो। श्वेतकेशी वरिष्ठ आगे बढ़े और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। जैसे ही उनकी दृष्टि हथेली के अवतल चिन्हों पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। उनके अनुभव ने तुरंत पहचान लिया कि ये क्षति मायावी हथेली से हुई है, किंतु आंतरिक संप्रदाय में शायद ही कोई शिष्य था जो इस तकनीक को इस स्तर तक साध सके। कुछ क्षणों के मौन के बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय एक साथ उभर आए। उनकी आंखें फैल गई और स्वर कांप उठा। उनके मन में एक ही विचार कौंधा, क्या ये वही असाधारण शिष्य हो सकता है जिसकी चर्चा हाल ही में हर ओर हो रही थी। ये बात अब स्पष्ट हो चुकी थी कि वही वरिष्ठ ओम प्रकाश थे जिन्होंने पहले अर्जुन का पंजीकरण किया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी असली पहचान केवल एक साधारण रक्षक की नहीं, बल्कि पूरे मार्शल आर्ट मंडप के प्रभारी की थी। मंडप के हर यंत्र, हर ग्रंथ और हर गुप्त कक्ष की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद अर्जुन ने ही उस यांत्रिक स्तंभ को क्षतिग्रस्त किया होगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया तो ये अनुमान गलत साबित हुआ। आखिरकार अर्जुन ने मायावी हथेली का अभ्यास केवल 10 दिनों तक ही किया था। इतनी कम अवधि में किसी के लिए उस तकनीक को इस स्तर तक साध लेना लगभग असंभव था। वो अभी इसी उलझन में डूबे हुए थे कि पास के एक अन्य गुप्त कक्ष से किसी वरिष्ठ की आवाज आई, जिसने उन्हें तुरंत वहां आने के लिए कहा। जब ओम प्रकाश वहां पहुंचे तो उन्हें और भी बड़ा झटका लगा। उस कक्ष में रखा दूसरा यांत्रिक स्तंभ पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था, मानो किसी ने उस पर बिजली जैसी शक्ति से लगातार प्रहार किए हों। उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया और धीमे स्वर में बुदबुदाए कि ये वज्र गर्जना के 3 रूपों का दूसरा प्रहार है। ये सुनते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। इस तकनीक को तो अब तक किसी भी आंतरिक शिष्य ने पूरी तरह नहीं सीखा था। ये केवल मुख्य शिष्यों के लिए आरक्षित थी। कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा कि कहीं किसी मुख्य शिष्य ने नियम तोड़कर ये तकनीक लीक तो नहीं कर दी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने इस विचार को नकार दिया। नीलकंठ संघ के नियम बेहद कठोर थे। कोई भी इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और यदि करता भी तो तुरंत पकड़ा जाता। काफी देर सोचने के बाद उनके मन में एक नई संभावना उभरी। उन्होंने पीछे खड़े वरिष्ठों की ओर देखा और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि तुरंत सुमेधा को यहां बुलाया जाए। उधर उसी समय अर्जुन अपने कमरे में शांत भाव से साधना कर रहा था। उसने अपने सामने 3 अमर आत्मा जड़ी बूटियां रखी थी और पूरी एकाग्रता के साथ उन्हें परिष्कृत कर रहा था। मात्र 1 घंटे के भीतर उसने तीनों जड़ी बूटियों को पूरी तरह शुद्ध कर लिया। यदि कोई साधारण साधक ये देख लेता तो अवश्य ही चकित रह जाता, क्योंकि एक अनुभवी गुरु को भी एक जड़ी बूटी को शुद्ध करने में कम से कम 1 दिन लग जाता था। अर्जुन द्वारा परिष्कृत की गई सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी अव्यय के सीधे उसके दंतियन में समा गई। ये एक असाधारण क्षमता थी। सामान्य साधक यदि किसी जड़ी बूटी की 10% ऊर्जा भी अवशोषित कर ले तो उसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था। फिर भी अर्जुन के चेहरे पर संतोष नहीं था। 3 जड़ी बूटियां ग्रहण करने के बाद भी
उसे अपनी साधना में कोई विशेष उन्नति महसूस नहीं हुई। उल्टा उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दंत्यन फिर से खाली हो गया हो। वो समझ गया कि उसकी शक्ति की कीमत भी उतनी ही भारी है। सामान्य व्यक्ति यदि 3 अमर जड़ी बूटियों की पूरी ऊर्जा सोख ले तो सीधे चौथे स्तर से 5वें स्तर तक पहुंच सकता था, लेकिन अर्जुन के लिए यह पर्याप्त नहीं थी। इससे यह साफ हो गया कि दिव्य बिजली ने उसे असाधारण शक्ति तो दी है, लेकिन बदले में उससे कहीं अधिक साधना की मांग भी करती है। भले ही वो नियमित अभ्यास से ऊर्जा एकत्र कर सकता था, लेकिन महीनों की मेहनत भी एक जड़ी बूटी के बराबर नहीं होती थी। ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे उसे भविष्य में झेलना ही था। वो गहरी सांस लेकर बिस्तर के पास बैठ गया और मन ही मन सोचा कि शायद हर वरदान के साथ कोई न कोई अभिशाप भी जुड़ा होता है। उसकी नजर पास में रखी 2 बची हुई अमर जड़ी बूटियों पर पड़ी। वो चाहता तो उन्हें भी तुरंत परिष्कृत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उन्हें अपनी बहन जैसी स्नेहा के लिए बचाकर रखना चाहता था। स्नेहा अब लगभग 5वें स्तर के करीब पहुंच चुकी थी। ये जड़ी बूटियां उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने उन्हें सावधानी से रख दिया, दीपक बुझाया और विश्राम करने लगा। अगली सुबह वो जल्दी उठा। 2 अमर जड़ी बूटियां लेकर वो स्नेहा को खोजने निकल पड़ा, लेकिन आंतरिक संप्रदाय इतना विशाल था कि किसी एक व्यक्ति को ढूंढना बेहद कठिन काम था। यहां लगभग 1 लाख से अधिक शिष्य रहते थे और पूरा परिसर एक छोटे शहर जैसा फैला हुआ था। इतने बड़े क्षेत्र में किसी को ढूंढना सचमुच भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। चलते चलते उसके कानों में आसपास खड़े कुछ शिष्यों की बातचीत पड़ी। वे किसी गठबंधन में शामिल होने की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जड़ी बूटियां खोजने में संख्या ही असली ताकत होती है, तो कोई ये चेतावनी दे रहा था कि एक बार गठबंधन में शामिल हो जाने के बाद बाहर निकलना आसान नहीं होता और भविष्य में आने वाली मुसीबतों में सभी को साथ झेलना पड़ता है। अर्जुन ये सब सुनकर भी शांत रहा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसका उद्देश्य केवल एक था, स्नेहा तक पहुंचना और अपनी मेहनत की कमाई उसे सौंपना, क्योंकि उसके लिए परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। छोटे भाई ने उत्साह से आगे बताते हुए कहा कि विंग संघ कभी भी बाहर के लोगों को आसानी से अपने साथ नहीं जोड़ता। वे केवल उन्हीं को चुनते हैं जो सच में असाधारण हो। उसने जोर देकर कहा कि भले ही इस संघ में अभी केवल 32 सदस्य हों, लेकिन उनमें से हर एक आंतरिक संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। संख्या कम होने के बावजूद उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव अपार है। उसने ये भी बताया कि विंग संघ अपने सदस्यों को केवल साथी नहीं बल्कि सगे भाइयों की तरह मानता है। यदि कोई व्यक्ति उनके किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे तो चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश क्षेत्र के एक छोटे और घटिया संप्रदाय को पूरी तरह मिटा दिया गया था, केवल इसलिए क्योंकि उसने विंग संघ के एक सदस्य को घायल कर दिया था। ये कार्य स्वयं विंग संघ ने किया था। ये सुनकर अर्जुन भी हैरान रह गया। भले ही वो संप्रदाय नीलकंठ संघ से कमजोर रहा हो, फिर भी वो एक संगठित और शक्तिशाली समूह था। पूरे संप्रदाय को समाप्त कर देना इस बात का प्रमाण था कि विंग संघ वास्तव में बेहद खतरनाक और शक्तिशाली है। छोटे भाई ने आगे कहा कि लोग अक्सर विश्व संघ और तलवार मार्ग संघ के संस्थापकों को बहुत महान मानते हैं, लेकिन यदि उनकी तुलना विंग संघ के संस्थापक से की जाए तो वे कुछ भी नहीं है। किंवदंती के अनुसार विंग संघ के संस्थापक ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर लिया था। 14 वर्ष में प्रमुख शिष्य बन गया था और 16 वर्ष की उम्र में ही पूरे नीलकंठ संघ का नंबर एक शिष्य बन चुका था। दुर्भाग्य से उस महान प्रतिभा को संप्रदाय में रुकने में कोई रुचि नहीं थी। 16 वर्ष की उम्र में ही वो सब कुछ छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया।
अर्जुन ये सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। आंतरिक संप्रदाय के प्रमुख शिष्य ही संघ की सबसे बड़ी पूंजी होते थे और उनमें से हर एक भविष्य का महान योद्धा बन सकता था। 16 वर्ष की उम्र में सबको पछाड़ देने वाला व्यक्ति कितना असाधारण रहा होगा, ये सोचकर ही वो चकित हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा कि उस व्यक्ति का नाम क्या था। छोटे भाई ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि उसका नाम था राघव शेखावत। अर्जुन ने ये नाम मन ही मन दोहरा लिया। उसे लगा कि ये नाम याद रखने योग्य है। छोटे भाई ने आगे बताया कि उसने सुना है कि आंतरिक संप्रदाय की सुंदर और शक्तिशाली वरिष्ठ साधिका सुमेधा भी विंग संघ की शुरुआती सदस्यों में से एक थी और उस समय की सबसे मजबूत प्रमुख शिष्यों में गिनी जाती थी। उनके अलावा भी कई शीर्ष शिष्य इस संघ से जुड़े रहे थे, जिनकी उपलब्धियां विश्व संघ और तलवार मार्ग संघ के संस्थापकों से कम नहीं थी। ये सब सुनकर अर्जुन के मन में विंग संघ के प्रति और अधिक जिज्ञासा जाग उठी। उसने पूछा कि क्या उनके सदस्यों की कोई विशेष पहचान होती है। छोटे भाई ने बताया कि विंग संघ के सदस्य बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन वे हमेशा अपनी छाती पर पंखों की आकृति वाला एक विशेष पदक पहनते हैं। बातों बातों में वे तीनों एक चहल पहल भरे चौक पर पहुंच गए, जहां आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज के लिए पंजीकरण चल रहा था। पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल थी। वहां लगे बड़े बैनर पर अपना नाम लिखना होता था और फिर एक टोकन लेना होता था। किसी वरिष्ठ की निगरानी भी नहीं थी। पंजीकरण पूरा करने के बाद दोनों भाइयों ने अर्जुन से कहा कि अगले दिन से जड़ी बूटियों की खोज शुरू हो जाएगी और उसके लिए किसी गठबंधन में शामिल होना बेहतर रहेगा। उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से समझाया कि विंग संघ जैसे संगठनों के बारे में सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि वहां पहुंचना लगभग असंभव है। यहां तक कि विश्व संघ और तलवार मार्ग संघ में भी प्रवेश पाना आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि यदि वह किसी समूह में शामिल होना चाहता है तो बहुत सोच समझकर निर्णय ले। अर्जुन ने विनम्रता से उनसे मार्गदर्शन देने के लिए कहा। दोनों भाइयों ने उसे समझाया कि बहुत कमजोर गठबंधनों से भी दूर रहना चाहिए, खासकर उन समूहों से जो हर समय अपनी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसे संगठन किसी की रक्षा नहीं करते, बल्कि नए शिष्यों को फंसाकर उनका उपयोग करते हैं। बोलते हुए बड़े भाई ने पास ही खड़ी एक लड़की की ओर इशारा किया, जो हाथ में बांस की पर्चियां लेकर नए शिष्यों को बुला रही थी। उसने कहा कि वो साफ तौर पर किसी कमजोर समूह से है और नए लोगों को फिर से बहकाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन ने जैसे ही उस दिशा में देखा, वो चौंक गया। बैंगनी वस्त्र पहने वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी। ये देखकर उसके चेहरे पर तुरंत खुशी फैल गई। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, बहन स्नेहा। आवाज सुनते ही स्नेहा ने मुड़कर देखा। अर्जुन को देखते ही उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता छा गई और उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। अर्जुन तो पहले से ही उसे ढूंढ रहा था। अब अचानक उसे सामने पाकर वो बिना देर किए तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। दोनों भाइयों ने अर्जुन को स्नेहा की ओर जाते हुए देखा तो एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया और मन ही मन बड़बड़ाए कि एक और भोला लड़का बेवकूफ बन गया। सारी समझाइश बेकार चली गई। उधर स्नेहा अर्जुन का बैंगनी वस्त्र देखकर बेहद खुश हो गई और उछलते हुए बोली कि आखिरकार वो आंतरिक संप्रदाय में आ गया है और अब दोनों भाई बहन साथ में साधना कर सकेंगे। उसकी खुशी सच्ची और दिल से थी, क्योंकि वो हमेशा अर्जुन की भलाई चाहती थी। अर्जुन ने उसके हाथ में पकड़ी बांस की पर्ची देखकर जिज्ञासा से पूछा कि वो क्या कर रही है। स्नेहा मुस्कुराकर बोली कि उसके बड़े भाई विवेक ने आंतरिक संप्रदाय में आर्य संघ नाम का एक गठबंधन बनाया है और उनके परिवार की नई पीढ़ी के सभी लोग उसी में हैं। फिर भी संघ में सदस्यों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वो नए शिष्यों को जोड़कर उसकी ताकत बढ़ाना चाहती है, ताकि भविष्य में ये उनके परिवार के लिए सहारा बन सके। जिस विवेक का उसने जिक्र किया, वो परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे बड़ा था। वो 20 वर्ष का हो चुका था और 10 साल पहले ही
नीलकंठ संप्रदाय में प्रवेश कर चुका था। हालांकि अर्जुन के मन में उसके लिए कोई खास सम्मान नहीं था, क्योंकि बचपन में वही उसे सबसे ज्यादा परेशान करता था। फिर भी स्नेहा की मेहनत देखकर अर्जुन ने कहा कि वो उसकी मदद करेगा। स्नेहा ने तुरंत मना कर दिया और हंसते हुए कहा कि वो सब संभाल लेगी। फिर चिंता से पूछा कि क्या उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटी की खोज के लिए नाम लिखवाया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर अपना टोकन निकाल लिया। ये देखकर स्नेहा बहुत खुश हो गई और बोली कि अब वो उसके साथ खोज पर जा सकेगी, क्योंकि ये केवल ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धि और साहस की भी परीक्षा होती है और बहुत रोमांचक होती है। तभी एक नया शिष्य वहां से गुजरा तो स्नेहा ने जल्दी से अर्जुन के हाथ में एक बांस की पर्ची थमा दी, जिस पर उसके निवास स्थान का पता लिखा था, और फिर नए शिष्य को संघ के बारे में समझाने चली गई। अर्जुन ने उसकी लगन देखकर उसे नहीं रोका। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि बहुत से लोग अपने अपने गठबंधनों का प्रचार कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर को कोई खास महत्व नहीं दे रहा था। आखिरकार जब तक कोई मजबूरी न हो, कोई भी छोटे और कमजोर समूह में शामिल नहीं होना चाहता। ऊपर से आर्य संघ में अभी तक केवल स्नेहा ही सक्रिय थी और विवेक कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे साफ पता चलता था कि परिवार की असली चिंता उसे ही थी। शाम को अर्जुन वादे के अनुसार स्नेहा के घर पहुंचा। वो बाहर टहल रही थी और साफ लग रहा था कि उसी का इंतजार कर रही है। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, वो हाथ पीछे बांधकर उछलते कूदते हुए उसके पास आ गई। वो उम्र में उससे 1 साल बड़ी थी, लेकिन स्वभाव से बेहद चंचल, प्यारी और हंसमुख थी। परिवार में उसे सभी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो समझदार होने के साथ साथ शरारती भी थी। अर्जुन के पास आकर उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाए और कहा कि इसे जल्दी से रख लो। उसकी हथेलियों में एक चमकदार रहस्यमयी जड़ी बूटी थी, जो आसपास खड़े ताड़ के पेड़ों की छाया में भी अलग ही चमक रही थी, मानो उसमें कोई जादुई शक्ति छिपी हो। बहन स्नेहा, ये। अर्जुन एक पल के लिए अवाक रह गया। स्नेहा मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इस साल परिवार की तरफ से मिलने वाली सहायता है। ये कहते हुए उसने अमर आत्मा घास अर्जुन के हाथ में थमा दी। अर्जुन ने तुरंत उसे वापस करते हुए कहा कि वो इसे नहीं ले सकता। उसे याद दिलाया कि अभी भी उसे स्नेहा को 2 अमर आत्मा घास लौटानी बाकी है। बोलते हुए उसने अपनी जेब से एक और अमर आत्मा घास निकाल ली। स्नेहा हैरान होकर बोली, भाई अर्जुन, क्या तुमने मेरी दी हुई अमर आत्मा घास का इस्तेमाल नहीं किया? उसे लगा कि ये वही घास है जो उसने पहले दी थी। अर्जुन मुस्कुराकर बोला कि वो पहले ही अगले स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए अभी उसे इसकी जरूरत नहीं है, और वो वादा निभाते हुए उसे वापस कर रहा है। स्नेहा ने तुरंत मना किया और कहा कि वो उसकी जड़ी बूटियां नहीं ले सकती, क्योंकि वे उसकी मेहनत की कमाई है। लेकिन अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा कि उसने वादा किया था और वो उसे जरूर निभाएगा। अगर स्नेहा मना करेगी तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। स्नेहा भावुक होकर बोली कि उसने तो उसकी दी हुई जड़ी बूटी भी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि अपनी उसे दे दी। क्या वो उसका अनुचित फायदा नहीं उठा रही? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि वो उसकी दयालुता का आभारी है। पूरे परिवार में उसके पिता और बड़े भाई के अलावा वही एक है जो उससे हमेशा अच्छा व्यवहार करती है। ये 2 जड़ी बूटियां उसके सम्मान का प्रतीक है। ये शब्द दिल से निकले थे। परिवार में उपेक्षा झेलने के बावजूद स्नेहा का स्नेह उसे भीतर तक छू गया था। अर्जुन का दृढ़ निश्चय देखकर स्नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा कि सच तो ये है कि ये अमर आत्मा घास उसकी तरफ से नहीं थी, बल्कि उसके बड़े भाई आदित्य ने उसे दी थी, और उसी ने स्नेहा से कहा था कि वो ये अर्जुन को दे दे। भैया आदित्य? अर्जुन चौंक गया। आदित्य उसके दत्तक पिता का बेटा और उसका बड़ा भाई था। वो वर्तमान में वाराणसी के प्रसिद्ध गिरिराज संप्रदाय में साधना कर रहा था और 17 साल की उम्र में ही 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था। वो परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे आगे था।
हालांकि आदित्य जानता था कि अर्जुन उसका सगा भाई नहीं है, फिर भी वो हमेशा उसे छोटे भाई की तरह मानता था। अर्जुन भी उसका बहुत सम्मान करता था। स्नेहा ने शर्माते हुए कहा कि आदित्य नहीं चाहता था कि अर्जुन पर बोझ पड़े, इसलिए उसने उसे ये बात छिपाने को कहा था। लेकिन अब वो सच बताए बिना नहीं रह सकी। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा कि फिर भी वो स्नेहा का धन्यवाद करता है, चाहे जड़ी बूटी किसी की भी हो। वर्षों से उसका स्नेह सच्चा रहा है। ये 2 अमर आत्मा घास उसी सम्मान का प्रतीक है। साथ ही स्नेहा जल्द ही 5वें स्तर में प्रवेश करने वाली है, इसलिए ये उसके लिए ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए उसने जिद करके अमर आत्मा घास उसके हाथ में थमा दी। आखिरकार स्नेहा ने हार मान ली और कहा कि वो सिर्फ एक ही जड़ी बूटी रखेगी, क्योंकि वो केवल उतनी ही लौटा सकेगी। अर्जुन मुस्कुराया और सहमति में सिर हिला दिया। फिर स्नेहा को कुछ याद आया। उसने कमर से एक पत्र निकालते हुए कहा कि आदित्य ने ये भी भेजा है। पत्र हाथ में लेते ही अर्जुन की आंखें नम हो गई। 5 साल से वो घर नहीं गया था और न ही पिता व भाई से मिला था, क्योंकि उसे खुद पर शर्म आती थी। लेकिन इन वर्षों में वे हर महीने उसे पत्र भेजते रहे थे, जिससे उनका प्रेम साफ झलकता था। स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि वो बाद में पत्र पढ़ ले, अभी उसके साथ अंदर चले। अंदर जाते समय ही अर्जुन का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। भीतर से उसे कई जानी पहचानी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिन लोगों को वो पसंद नहीं करता था। जैसे ही हवेली का दरवाजा खुला, मुख्य कक्ष में करीब 32 लोग बैठे थे। अधिकतर चेहरे उसे जाने पहचाने लगे। वे सभी नीलकंठ संप्रदाय में साधना करने वाले उसके परिवार के सदस्य थे। कुछ अनजान लोग भी थे जो स्पष्ट रूप से आर्य संघ के सदस्य लग रहे थे। स्नेहा ने उत्साह से सबकी ओर देखते हुए कहा, देखो तो सही, आज यहाँ कौन आया है। लेकिन जैसे ही सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ी, अर्जुन को साफ महसूस हुआ कि उन आंखों में सम्मान नहीं, बल्कि तिरस्कार और घृणा भरी हुई है। अरे, ये कौन आ गया? क्या ये हमारे वर्मा परिवार का कोई बड़ा अफसर है? एक युवक व्यंग्य भरे स्वर में बोलते हुए आगे बढ़ा। उसका नाम करण वर्मा था। वो रोहित का बड़ा भाई था। उसने स्नेहा के साथ ही नीलकंठ संप्रदाय में प्रवेश किया था और अब वो आत्मिक योद्धा स्तर के 4थे चरण तक पहुंच चुका था। करण ने अर्जुन की ओर उंगली उठाते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, अर्जुन, तुम्हें पता है ना तुमने कितना बड़ा कारनामा कर दिया है? स्नेहा तुरंत बीच में आ गई और गुस्से में बोली, करण, आज खुशी का दिन है, बेकार की बातें मत करो। क्या हुआ स्नेहा? उसने इतना बड़ा काम किया है तो मैं बोल भी नहीं सकता। करण ने पहले स्नेहा की ओर देखा, फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर बोला, पिछले 5 साल से तुम बाहरी शिष्य बनकर घूमते रहे और पूरे वर्मा परिवार की नाक कटवा दी। अब तुम्हें यहां इस सभा में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? चुप रहो करण। स्नेहा अब सच में नाराज हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, अर्जुन ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, वही शांत मुस्कान बनी हुई थी। वो हल्के स्वर में बोला, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मुझे इस सभा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज यहां सिर्फ अपना हक लेने आया हूं। हक? कौन सा हक? करण का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो तंज कसते हुए बोला, ये कैसी बेशर्मी है? जिसे हमारे परिवार ने पाला पोसा, वही आज हमसे मांग करने आ गया? क्या तुम्हें पता है इतने साल तुम्हें खाना पड़ा किसने दिया? बिल्कुल सही, बड़ा ही बेशर्म है। आसपास बैठे कई लोग भी बोलने लगे, लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। वो धीरे धीरे हॉल के बीचों बीच चलता हुआ बोला, कुछ समय पहले किसी ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं आंतरिक परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा था कि अगर वो हारा तो वो मुझे इस साल की अमर जड़ी बूटी देगा। ये कहते हुए वो राहुल के सामने जाकर रुक गया। राहुल, तुम्हें याद है ना? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा। राहुल कुर्सी पर बैठा फल खा रहा था।
लेकिन ये सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से फल लगभग गिर ही गया। वो उस दिन की शर्त नहीं भूला था। इसी डर से वो आज चुपचाप बैठा था, वरना वो पहले ही अर्जुन को परेशान करने आ जाता। तभी राहुल के पास खड़े एक युवक ने कहा, अर्जुन, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो सबूत दिखाओ। हॉल में मौजूद सभी युवक युवतियां लगभग अर्जुन की ही उम्र के थे। केवल एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा और गंभीर दिख रहा था। वो था विवेक वर्मा, परिवार का वरिष्ठ युवा सदस्य। विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, करण सही कह रहा है। अगर तुम दावा कर रहे हो कि शर्त लगी थी तो सबूत दिखाओ, वरना ये झूठा आरोप माना जाएगा। करण ने तुरंत समर्थन किया, बिल्कुल, सबूत लाओ, वरना आज तुम यहां से आसानी से नहीं जाओगे। उसके बाद लगभग पूरा हॉल शोर मचाने लगा। यहां तक कि जो लोग वर्मा परिवार के नहीं थे, वे भी अर्जुन को नीची नजर से देखने लगे। उन्हें साफ दिख रहा था कि परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए वे भी उसे हल्का समझने लगे। इसी शोर शराबे के बीच अचानक एक साफ और दृढ़ आवाज गूंजी, मैं अर्जुन के पक्ष में गवाही दे सकती हूं। ये आवाज स्नेहा की थी, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी। इस समय पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो चुका था। हर किसी की निगाहें अब स्नेहा पर टिकी हुई थी। स्नेहा, तुम क्या बोल रही हो? बिना सोचे समझे ऐसी गवाही मत दो, विवेक ने सख्त स्वर में कहा। उसकी आंखों में चेतावनी साफ झलक रही थी। वो साफ तौर पर चाहता था कि स्नेहा चुप रहे, लेकिन स्नेहा बिल्कुल नहीं डरी। वो अर्जुन के पास खड़ी रही और दृढ़ता से बोली कि वो उस दिन वहीं मौजूद थी जब अर्जुन और राहुल के बीच शर्त लगी थी, और राहुल ने ही उससे गवाह बनने को कहा था। उसकी ये बात सुनते ही राहुल, करण, विवेक और वर्मा परिवार के कई सदस्यों के चेहरे उतर गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि स्नेहा इस तरह अर्जुन का खुलकर साथ देगी, यहां तक कि पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अर्जुन खुद भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया। वो जानता था कि स्नेहा का ये कदम उसे कई लोगों की नाराजगी का शिकार बना सकता है, लेकिन हैरानी से ज्यादा उसे भीतर से भावुकता महसूस हो रही थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राहुल, क्या तुम अब भी अपना कर्ज चुकाने से मुकरोगे? राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे अच्छी तरह पता था कि परिवार साल में सिर्फ एक ही अमर जड़ी बूटी देता है, और यही उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसी के दम पर वो अगला स्तर पार करने की तैयारी कर रहा था। वो इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। तभी करण आगे बढ़ा और ताने भरे स्वर में बोला, मान भी ले कि शर्त लगी थी तो क्या हुआ? तुम और राहुल एक ही समय संप्रदाय में आए थे। वो 2 साल पहले अंदर गया और तुम 5 साल बाद। अब थोड़ा आगे बढ़ गए हो तो घमंड दिखाने लगे हो। क्या तुम उसके हिस्से की मदद हड़पना चाहते हो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे बहाने नहीं सुनने, उसे सच्चाई चाहिए। अगर राहुल सच में कर्ज नहीं चुकाना चाहता तो खुलकर कह दे। झूठ और घमंड से भरी बातें उसे पसंद नहीं। राहुल गुस्से में दांत पीसने लगा, लेकिन सच जानते हुए वो विरोध भी नहीं कर सका। तभी करण जोर से हंस पड़ा और बोला कि वो जड़ी बूटी देने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि अर्जुन सबके सामने खुद को बेकार और नाकाम घोषित करे। ये माने कि उसे अंदर आने में 5 साल लग गए क्योंकि वो काबिल नहीं था। हॉल में मौजूद लोग तुरंत उसका समर्थन करने लगे। कई लोग चिल्लाने लगे कि अगर जड़ी बूटी चाहिए तो पहले अपनी बेकारियत स्वीकार करनी होगी। असल में वर्मा परिवार में अर्जुन को पसंद करने वाले बहुत कम थे। स्नेहा, उसके पिता और बड़े भाई के अलावा लगभग सभी उसे बोझ मानते थे, इसलिए वे बस उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। स्नेहा ये सब सुनकर भड़क उठी और बोली कि करण को इस मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। करण ने तीखे स्वर में पलटकर कहा कि स्नेहा अपने ही भाई का विरोध कर रही है और ऐसे में वो परिवार की सदस्य कहलाने लायक भी नहीं है। स्नेहा ने कांपती आवाज में जवाब दिया,
कि वो इंसान नहीं, सच का साथ दे रही है और अर्जुन भी इस परिवार का हिस्सा है। ये सुनकर करण और भड़क गया और बोला कि असली भाई तो राहुल है, अर्जुन नहीं। स्नेहा गुस्से से कांपने लगी। तभी अर्जुन ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। अब भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक आ चुकी थी। पूरे हॉल पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। फिर उसने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा। अर्जुन ने पूरे हॉल पर एक बार शांत नजर डाली और फिर सपाट स्वर में बोला, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या तुम मुझे ये अमर जड़ी बूटी दोगे या नहीं? करण ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अर्जुन, ऐसा मत दिखाओ जैसे हम तुम्हें परेशान कर रहे हो। सच तो यह है कि तुम राहुल की अमर जड़ी बूटी के लायक ही नहीं हो। फिर उसने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम राहुल से मुकाबला करो। अगर तुम उसे हरा देते हो तो ये जड़ी बूटी तुम्हारी होगी। ये कहते हुए करण ने अपनी जेब से अमर जड़ी बूटी निकालकर मेज पर रख दी। साथ ही उसने आंखों से राहुल को इशारा किया। राहुल समझ गया और उसने भी अपनी जड़ी बूटी मेज पर रख दी। स्नेहा ये देखकर भड़क उठी। वो आगे बढ़कर बोली, राहुल 2 साल से आंतरिक संप्रदाय में है और 2 मार्शल आर्ट तकनीकों में महारत हासिल कर चुका है। अर्जुन अभी अभी अंदर आया है। क्या ये मुकाबला न्यायपूर्ण है? ये तो सीधी सी बात है कि तुम लोग उसे दबाना चाहते हो। करण ने गुस्से में स्नेहा की ओर उंगली उठाई। चुप रहो, तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं है। फिर उसने अर्जुन की ओर घूरते हुए कहा, अगर तुम हार गए तो अपनी अमर जड़ी बूटी भी छोड़नी पड़ेगी। हिम्मत है या नहीं? पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी निगाहें अब अर्जुन पर टिकी थी। अगर वो मना करता तो उसे कायर कहा जाता, अगर हाँ करता तो राहुल उसे बेरमी से हरा देता। दोनों ही हालात में लोग उसका मजाक उड़ाने को तैयार थे, लेकिन अर्जुन ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्यों नहीं करूंगा। करण की मुस्कान और जहरीली हो गई। ठीक है, लेकिन याद रखना, लड़ाई में हाथ पैर अंधे होते हैं। अगर चोट लग जाए तो हमें दोष मत देना। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी अमर जड़ी बूटी मेज पर रखी और सीधे हॉल के बीच की ओर बढ़ गया। भाई अर्जुन, स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि स्नेहा पल भर के लिए चुप रह गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि अर्जुन सच में जीत को लेकर आश्वस्त है। कुछ ही देर में अर्जुन और राहुल हॉल के बीचों बीच खड़े थे। चारों ओर लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए, मानो किसी तमाशे का इंतजार कर रहे हों। राहुल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अर्जुन, लगता है तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। उसकी मुस्कान में क्रूरता झलक रही थी। भीतर ही भीतर वो गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि अर्जुन ने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। अब वो किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता था। अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। बहुत ज्यादा घमंड है तुम्हें, राहुल गुर्राया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने कमजोर हो। अगले ही पल उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और धमाके के साथ हवा में उछल पड़ा। उसकी बाहें तेजी से घूमने लगी, मुट्ठियां हर दिशा में चलने लगी और उसके शरीर से खतरनाक आभा फूट पड़ी, मानो कोई जंगली दरिंदा अर्जुन पर टूट पड़ने वाला हो। पूरा हॉल सांस रोके इस टक्कर को देखने लगा। ये तो 100 भुजाओं वाली मुट्ठी तकनीक है। इसमें पूरी तरह महारत हासिल की जा चुकी है। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। जिसे भी देखने की समझ थी, वो साफ देख सकता था कि राहुल अब पूरी ताकत से एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि 100 भुजाओं वाली मुट्ठी केवल एक सामान्य तकनीक मानी जाती थी, लेकिन अगर कोई इसमें पूरी तरह निपुण हो जाए तो इसकी शक्ति बेहद खतरनाक हो जाती है। समान स्तर के योद्धाओं में अगर सामने वाले के पास इसका तोड़ करने की कोई खास कला न हो
तो उसकी हार तय मानी जाती थी। इसलिए लगभग सभी को लगने लगा था कि अर्जुन की हार अब निश्चित है। स्नेहा ने भौहें सिकोड़ ली और अनजाने में 2 कदम आगे बढ़ गई ताकि राहुल कहीं चोरी से अर्जुन को गंभीर नुकसान न पहुंचा दे। तभी उसके कानों में करण की ठंडी आवाज गूंजी, स्नेहा, तुम्हें नियम पता है, मुकाबला देखते समय बीच में दखल नहीं देना चाहिए। मुड़कर देखा तो करण मुस्कुरा रहा था और उसी पर नजर रखे हुए था। स्नेहा को मन ही मन घिन आने लगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि करण इतना गिर सकता है कि वो चुपचाप उसकी निगरानी करेगा। स्थिति जितनी गंभीर होती जा रही थी, उतना ही साफ हो रहा था कि दोनों भाई अर्जुन को आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। ये सोचकर स्नेहा और भी चिंतित हो गई। स्विश स्विश स्विश, हवा में अनगिनत मुक्कों की परछाइयां फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश मुट्ठियों से भर गया हो। तेज हवा की आवाज के साथ वे सभी अर्जुन की ओर टूट पड़ी। अर्जुन साफ महसूस कर सकता था कि राहुल के वार बेहद भारी थे। उनमें जरा भी दया नहीं थी। साफ लग रहा था कि वो सच में उसे गंभीर रूप से घायल करना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन बिल्कुल नहीं घबराया। वो वही स्थिर खड़ा रहा, न पीछे हटा न इधर उधर भागा। बस शांत होकर हमले के आने का इंतजार करता रहा। ये देखकर लोग हैरान हो गए। क्या अर्जुन पागल हो गया है? वो बच क्यों नहीं रहा? बच भी जाए तो क्या? उसकी ताकत देखते हुए शायद उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी न मिले। हाँ, 5 साल तक बाहरी शिष्य रहा निकम्मा आदमी आखिर क्या कर पाएगा? लोगों को लगा कि अर्जुन डर गया है। कई चेहरों पर घमंडी मुस्कान फैल गई। लेकिन उसी क्षण फूंश, अचानक अर्जुन ने अपनी आस्तीन झटका। उसके शरीर से एक तीव्र और शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया। राहुल चौंक गया, क्योंकि उस आभा के भीतर उसे साफ साफ एक खतरनाक हत्या का इरादा महसूस हुआ। ये स्विश, राहुल के एक पल के लिए स्तब्ध होते ही अर्जुन बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी हथेली हवा चीरती हुई सीधी राहुल की छाती पर जा लगी। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। धमाक, एक भारी आवाज के साथ राहुल के शरीर में झटका लगा। उसकी छाती में तेज दर्द उठा और उसकी सांस अटक गई। उससे पहले कि वो संभल पाता, अर्जुन ने लगातार कई हथेली वार कर दिए, एक के बाद एक। राहुल दर्द से चीख पड़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। वो अर्जुन के सामने घुटनों के बल गिर गया और फिर बेहोश सा होकर जमीन पर ढेर हो गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि अर्जुन के पास इतनी विस्फोटक शक्ति होगी। दरअसल ये उसकी पूरी ताकत भी नहीं थी। वो जानबूझकर खुद को रोक रहा था। अगर वो चाहता तो एक ही वार में राहुल की हालत और भी बुरी हो सकती थी। तभी विवेक की गंभीर आवाज गूंजी, चौथा स्तर। ये तो आत्मिक योद्धा का चौथा स्तर है। ये सुनते ही लोग हिल गए। सभी समझ गए कि बिना किसी खास तकनीक के तीसरे स्तर के योद्धा को इतनी आसानी से हराने के लिए कम से कम चौथे स्तर की शक्ति चाहिए होती है। लेकिन जब ये बात अर्जुन से जुड़ी तो किसी को यकीन नहीं हुआ। सब स्तब्ध थे। स्नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। उसका छोटा सा मुंह खुला रह गया। चेहरा पूरी तरह आश्चर्य से भर चुका था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अर्जुन इतने कम समय में इतना शक्तिशाली बन चुका है। और इसी पल सभी को पहली बार एहसास हुआ, जिसे वे अब तक कमजोर समझते रहे थे। वो चुपचाप एक असली योद्धा बन चुका था। अर्जुन ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे मेज के पास गया, तीनों अमर जड़ी बूटियां समेटी और बिना रुके दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज गूंजी, रुको, ये पारिवारिक मुकाबला था। तुमने इतनी ज्यादा ताकत क्यों लगाई? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? मुड़कर देखने पर पता चला कि करण ने राहुल को सहारा देकर उठा रखा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अपने छोटे भाई की ऐसी हालत देखकर उसका खून खौल उठा था।
अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या अब तुम्हें याद आ गया कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं? पहले तो तुम यही नहीं कह रहे थे, है ना? और फिर ये शब्द तुम्हारे ही थे, मुक्कों और लातों की आंखें नहीं होती। अब चोट लग गई तो इतना हंगामा क्यों? बकवास मत करो। राहुल दर्द सहते हुए चिल्लाया, तुमने जानबूझकर ज्यादा वार किए थे। तुम हद पार कर गए थे। वो अच्छी तरह जानता था कि पहली ही हथेली में वो हार चुका था, लेकिन अर्जुन ने उसके बाद भी लगातार वार किए थे। ये साफ था कि उसे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए किया गया था। अर्जुन हंस पड़ा, मैं अभी अभी चौथे स्तर में पहुंचा हूं। मुझे अपनी ताकत का ठीक अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारी तकनीक इतनी मशहूर थी, इसलिए मैंने पूरी ताकत लगा दी। किसे पता था कि तुम सिर्फ दिखावे के शेर हो, अंदर से इतने कमजोर? ये सुनते ही राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। गुस्से से उसकी नसें फड़कने लगी। जिसे सब निकम्मा समझते थे, उसी से हारना और ऊपर से अपमान सहना, ये उसके लिए असहनीय था। लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सका, क्योंकि सारे नियम उसी और करण ने बनाए थे। तभी परिवार का एक और युवक आगे आया और बोला, अर्जुन, ज्यादा उड़ मत। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन शर्त वही, अमर जड़ी बूटी दाव पर लगाओ। हिम्मत है? वो युवक चुप हो गया। राहुल जितनी ताकत उसमें थी नहीं, और जड़ी बूटी दाव पर लगाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई और है? जो भी आना चाहे आ सकता है, बस जड़ी बूटी लगाने को तैयार हो। पूरा हॉल खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। वे अर्जुन से नहीं, अपनी कीमती जड़ी बूटी खोने से डर रहे थे। आखिरकार विवेक बोला, अर्जुन, अब बहुत हो गया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या अब बड़े भाई भी उतरेंगे? याद है ना, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। अगर आपको कमजोर पर जुल्म करने का ठप्पा लगने से फर्क नहीं पड़ता, तो मैं भी लड़ने को तैयार हूं। वैसे भी हारू तो मुझे शर्म नहीं, और जीतू तो फायदा मेरा। विवेक ने मुट्ठियां भींच ली, लेकिन चुप रहा। वो जानता था कि अर्जुन सही कह रहा है। इस उम्र में लड़कर जीत भी जाए तो बदनामी ही होगी। जब उसने देखा कि सब सिर झुकाए खड़े हैं, तो अर्जुन हल्के से हंसा। मुड़ने से पहले उसने कहा, जाने से पहले 2 बातें याद रखो। 1, घमंड। दूसरी, खुद पर शर्म। इनका मतलब खुद समझ लेना। ये कहकर वो जोर से हंसा और बाहर निकल गया। हवेली के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। वे अर्जुन को अपमानित करना चाहते थे, लेकिन उल्टा सबके सामने खुद शर्मिंदा हो गए थे। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात उसकी ताकत थी। जिसे वे सबसे कमजोर समझते थे, वही चौथे स्तर तक पहुंच चुका था, उनमें से कई से आगे। अर्जुन बाहर निकलते हुए भीतर से संतुष्ट महसूस कर रहा था। बचपन से जिन लोगों ने उसे दबाया था, आज उसने बिना जोरज बरदस्ती के उन्हें जवाब दे दिया था। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, भाई अर्जुन। वो स्नेहा की आवाज थी। बहन स्नेहा, आप बाहर क्यों आ गई? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। स्नेहा मुस्कुराते हुए उसके पास दौड़ी, अपने गोरे हाथ से उसकी छाती पर हल्का सा मुक्का मारा और हंसते हुए बोली, कमाल कर दिया तुमने। मैं सोचती थी कि तुम इतने साल बाहरी संप्रदाय में कैसे टिके रहे, अब समझ में आया। तुम तो पहले से ही सबको चुप कराने की ताकत रखते थे। अर्जुन ने थोड़ा झेंपते हुए सिर खुजाया और बोला, आज आपकी वजह से बहुत हंगामा हो गया। मुझे अफसोस है कि चूक गठबंधन की बैठक इतनी खराब तरह से खत्म हुई। स्नेहा ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, उन्हें सबक मिलना जरूरी था ताकि आगे से तुम्हें हल्के में न ले। फिर उसने उत्साह से कहा, वैसे कल मेरे साथ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज पर चलना। अकेले वहां जाना बहुत मुश्किल होता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, तुम जानती हो ना मेरा उनके साथ रिश्ता कैसा है। मैं शामिल होना भी चाहूं तो वे इजाजत नहीं देंगे। स्नेहा मुस्कुराई, चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो।
बस कल यहां आ जाना। ये कहते हुए उसने उसे एक और बांस की पर्ची थमा दी, जिस पर अगले दिन मिलने की जगह लिखी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, ठीक है। स्नेहा उसे ढाढ़स बंधाकर उछलती कूदती वापस हवेली की ओर चली गई। वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज अर्जुन ने सबको चौंका दिया था। इस दुनिया में ताकत का सम्मान होता है, और अब अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि वो कमजोर नहीं है। उसे उम्मीद थी कि अब परिवार उसे स्वीकार करेगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि गठबंधन के लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे। करण और राहुल ने उसे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चले गए। विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, स्नेहा, मैं बड़े भाई की तरह कह रहा हूं, आज तुमने अर्जुन का बहुत ज्यादा साथ दिया। उसने न सिर्फ 2 अमर जड़ी बूटियां ले ली, बल्कि सबको अपमानित भी किया। अब सब नाराज हैं। क्या तुम इससे खुश हो? स्नेहा ने विनम्रता से कहा, भाई विवेक, मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन अर्जुन भी हमारे परिवार का हिस्सा है। आपने उसकी ताकत देख ली है। वो उतना कमजोर नहीं है जितना सब सोचते थे। हमारे गठबंधन को मजबूत लोगों की जरूरत है, तो क्यों न उसे भी शामिल कर ले। ये सुनकर विवेक का चेहरा बदल गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने आह भरी, तुमसे जीतना मुश्किल है लड़की। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं उसे एक मौका दूंगा। कल उसे साथ ले आना। सच में? स्नेहा खुशी से उछल पड़ी। मुझे पता था आप सबसे अच्छे हैं। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब जाकर आराम करो, और अपने कमरे की ओर चला गया। स्नेहा ने हाथ हिलाकर कहा, आप भी आराम करिए। वो बहुत खुश थी कि विवेक मान गया, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि मुड़ते समय उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी एक नया शिष्य पास से गुजरा और बोला, वरिष्ठ बहन स्नेहा, अर्जुन अपनी असली ताकत छुपा रहा है। मैं इतने समय से बाहरी संप्रदाय में था, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं सुना। लगता है वो परीक्षा में पहला स्थान पाने की तैयारी कर रहा था। स्नेहा ने सोचा और बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो सकता है वो इनाम के लिए रुका हो। पता नहीं उसे वो मिला या नहीं। युवक हंसते हुए बोला, आप ज्यादा मत सोचिए। इस साल बाहरी संप्रदाय में एक बहुत खतरनाक व्यक्ति निकला है, जिसने पहले ही पहला स्थान ले लिया है। अर्जुन मजबूत है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं। स्नेहा की आंखें चमक उठी। इतना खतरनाक? आखिर वो कितना ताकतवर है? वो इंसान बेहद खतरनाक है। उसने पल भर में एक 4थे दर्जे के राक्षसी जानवर, 9 तीसरे दर्जे के और 32 दूसरे दर्जे के जानवरों को मार गिराया था। जब बाहरी संप्रदाय के होनहार शिष्य वहां पहुंचे, तो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। ऐसी ताकत देखकर कोई भी उसे निर्दयी ही कहेगा। यह सुनकर स्नेहा की आंखें फैल गई। वो भी कभी उस मूल्यांकन से गुजर चुकी थी, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि वे जाल और राक्षसी जानवर कितने भयानक होते हैं। किसी के पहुंचने से पहले ही इतने सारे जानवरों को मार देना, इसके लिए कम से कम 5वें स्तर की शक्ति चाहिए थी। इतना जबरदस्त? वो हैरानी से बोली, उसका नाम क्या है? युवक ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपा ली। इनाम लेने के बाद वो बिना किसी को बताए चला गया, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कौन है। स्नेहा कुछ पल चुप रही। इतना काबिल होकर भी इतना शांत। जरूर उसके पीछे कोई रहस्य होगा। उसके मन में उस अनजान योद्धा के लिए जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे लगा कि जल्द ही आंतरिक संप्रदाय में कोई नई बड़ी प्रतिभा उभरने वाली है। तभी अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। अरे नहीं, उसे याद आया कि कुछ देर पहले करण और राहुल जिस दिशा में गए थे, वो अर्जुन के कमरे की ओर ही थी। वे अपने घर की तरफ नहीं मुड़े थे। उसी पल उसे खतरे का एहसास हुआ और वो बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ पड़ी। भीतरी परिसर बहुत विशाल था। अर्जुन और स्नेहा के कमरे काफी दूर थे। अर्जुन आराम से चलता हुआ एक सुनसान और वीरान जगह पर पहुंच गया और वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर अंधेरे की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, छुपना बंद करो।
बाहर आओ। अगले ही पल दो जाने पहचाने चेहरे सामने आए। वे करण और राहुल थे। राहुल अब थोड़ा संभल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और नफरत भरी थी। साफ लग रहा था कि वो बदला लेना चाहता है। करण ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तीनों अमर जड़ी बूटियां हमें दे दो। मेरे भाई के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। अर्जुन ने भौं उठाई। तो तुम मुझे लूटना चाहते हो? करण हंसा। तो क्या हुआ? लूट लेंगे। लूटने के लिए ताकत चाहिए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। ताकत? करण की आंखें सख्त हो गई। अभी दिखाता हूं तुम्हें ताकत क्या होती है। ये कहते ही वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। हवा में सरसराहट गूंज उठी। पलक झपकते ही वो अर्जुन के सामने आ गया। उसका हाथ बाज के पंजे की तरह मुड़ा हुआ था और सीधा अर्जुन के गले की ओर बढ़ रहा था। करण की शक्ति वाकई राहुल से कहीं ज्यादा थी। वो चौथे स्तर का मजबूत योद्धा था, लेकिन उसके सामने खड़ा था अर्जुन, वो युवक जिसने नंगे हाथों से चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर को मार गिराया था। वो रहस्यमयी और निर्दयी योद्धा जिसकी असली ताकत अभी दुनिया ने देखी ही नहीं थी। एक तेज हूश की आवाज के साथ अर्जुन ने शरीर को हल्का सा मोड़ा और करण के वार से बाल बाल बच गया। उसी क्षण उसने दाहिना पैर जमीन पर जमाकर पूरे शरीर को घुमाया और कोड़े की तरह घूमती हुई लात सीधी करण की पसलियों की ओर दे मारी। करण के चेहरे पर घबराहट की झलक उभरी। वो फुर्ती से पीछे हटना चाहता था, लेकिन अर्जुन की लात इतनी तेज और सटीक थी कि उससे पूरी तरह बच पाना संभव नहीं था। मजबूरी में उसने दोनों बाहें क्रॉस कर ढाल बना ली। धड़ाम! टक्कर की गूंज सुनसान रास्ते में फैल गई। करण कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसकी बाहों में तेज झुनझुनी दौड़ गई और कुछ क्षण के लिए उसकी सांसें भी डगमगा गई। उसने भौहें सिकोड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन की ताकत इतनी विस्फोटक होगी। ये साधारण चौथे स्तर की शक्ति नहीं थी। करण ने गहरी सांस ली और होंठ भींचते हुए बोला, तुम में दम तो है, लेकिन सिर्फ नंगे बल से कुछ हासिल नहीं होगा। अब मैं तुम्हें असली मार्शल आर्ट दिखाता हूं। उसने तेजी से अपनी उंगलियों से शरीर के कुछ विशेष बिंदुओं पर दबाव डाला और जोर से दहाड़ा। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसके कपड़े फूले हुए लगने लगे, नसें नीली होकर उभर आई और उसकी त्वचा हल्की बैंगनी आभा से ढक गई। उसकी मुट्ठियां पहले से कहीं बड़ी और सख्त दिख रही थी। अर्जुन की आंखें हल्की सिकुड़ गई। वो समझ गया ये एक उन्नत मार्शल तकनीक थी, शरीर को लोहे जैसा कठोर बना देने वाली कला। करण आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन की कमजोरी यही है कि उसने औपचारिक मार्शल तकनीकें नहीं सीखी है। उसकी स्टिल बॉडी कला के सामने समान स्तर का कोई भी व्यक्ति सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अब भी घुटनों पर आकर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अर्जुन की आकृति अचानक धुंधली होकर गायब हो गई। क्षण भर बाद वो करण के बिल्कुल सामने प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी हवा चीरती हुई सीधी करण की छाती की ओर बढ़ रही थी। ये तुमने खुद चुना है, करण ने उपहास करते हुए अर्जुन की मुट्ठी पर अपनी मुट्ठी दे मारी। ठनन! दोनों के टकराने से ऐसी आवाज आई जैसे दो लोहे की छड़ें आपस में भिड़ गई हों। लेकिन परिणाम उम्मीद के विपरीत था। करण फिर से कई कदम पीछे खिसक गया। उसकी मुट्ठी सुन पड़ गई थी, मानो हड्डियां हिल गई हों। दूसरी ओर अर्जुन अपनी जगह से हिला तक नहीं। करण की आंखों में पहली बार भय झलक उठा। इसका शरीर इतना मजबूत कैसे? उसकी स्टिल बॉडी तकनीक के सामने समान स्तर का कोई भी प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता था। फिर भी अर्जुन न केवल बराबरी कर रहा था, बल्कि बढ़त बना चुका था। अचानक अर्जुन फिर से आगे बढ़ा। उसकी हथेली बिजली की गति से करण के चेहरे की ओर बढ़ी। पिछली गलती से सबक लेकर इस बार करण ने सीधे टकराने की कोशिश नहीं की। उसने झटके से अर्जुन की कलाई पकड़ ली
उसकी उंगलियां पंजे की तरह कस गई, मानो वो उसे वही जकड़ लेना चाहता हो। इस बार करण ने एक विशेष मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया। ये एक बेहद तेज पकड़ने वाली कला थी, जिससे वो पलक झपकते ही अर्जुन की कलाई पकड़ सका, इससे पहले कि अर्जुन कोई प्रतिक्रिया कर पाता। ये करण के चेहरे पर खुशी आने ही वाली थी कि अचानक उसका रंग उड़ गया, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जिस हथेली को उसने पकड़ा था वो जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। धड़ाम! ओह हाँ, अगले ही पल अर्जुन की मुट्ठी पूरी ताकत से उसकी छाती पर जा लगी। जोरदार प्रहार के साथ करण लगभग 10 मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर लुढ़कते हुए उसके मुंह से खून निकल आया। ये दृश्य देखकर पास खड़ा रोहन सन्न रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चौथे स्तर का शक्तिशाली करण भी अर्जुन से हार जाएगा। उसकी नजर में तो अर्जुन हमेशा एक बेकार इंसान रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? करण के चेहरे पर दर्द के साथ साथ गहरा सदमा भी था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब उसने साफ तौर पर अर्जुन की कलाई पकड़ ली थी तो फिर वो हमला कैसे कर गया। क्या उसने मार्शल आर्ट सीख ली है? नहीं, ये नामुमकिन है। उसे आए हुए तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। इतनी जल्दी कोई कैसे महारत हासिल कर सकता है? करण खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन इतनी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसे पता होता कि अर्जुन गुप्त रूप से मायावी हथेली जैसी उच्च स्तरीय कला सीख चुका है तो शायद वो डर से कांप उठता। भैया! तभी रोहन दौड़कर आया, करण को सहारा दिया और उसे लेकर भागने की कोशिश करने लगा। वो सचमुच डर चुका था। जब उसका बड़ा भाई भी हार गया था तो अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अचानक अर्जुन उनके सामने प्रकट हो गया और रास्ता रोक लिया। अर्जुन, तुम क्या चाहते हो? रोहन ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसके सामने खड़ा अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। वो पूरी तरह बदल चुका था। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान खतरनाक थी। अगर बचना चाहते हो तो सब कुछ मुझे दे दो, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, शायद मैं छोड़ दूं। अर्जुन, ज्यादा आगे मत बढ़ो, करण ने दर्द सहते हुए कहा। अर्जुन की आंखों में ठंडक उतर आई। क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं? तुम लोग मुझे हमेशा कचरा कहते रहे, सबके सामने मेरी बेइज्जती करते रहे। तुमने पीछा किया, मुझे लूटने आए, मुझे सबक सिखाना चाहा, और अब कह रहे हो कि मैं गलत हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे अपना परिवार नहीं मानते, लेकिन मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी कभी तुम्हें अपना नहीं माना, लेकिन जिस तरह तुमने प्रिया दीदी के साथ बर्ताव किया वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरे लिए परिवार है, उन गिने चुने लोगों में से है जिनकी मैं जान से भी रक्षा करूंगा। इतना कहते ही अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। अगले ही पल थप्पड़ उसने लगातार 2 जोरदार थप्पड़ करण और रोहन के चेहरे पर जड़ दिए। दोनों जमीन पर गिर पड़े। फिर अर्जुन ने करण की छाती पर जोरदार लात मारी। बड़े बोल बोलते थे ना, बहुत बहादुर बनते थे ना, अब क्यों चुप हो? बोलो, माफी मांगो। कहते हुए उसने करण को फिर से 2 थप्पड़ मार दिए। उसके गाल सूज गए और होंठ से खून बहने लगा। मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे से माफी नहीं मांगूंगा, करण ने हिम्मत जुटाकर कहा। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और फिर लगातार कई थप्पड़ मार दिए। कुछ ही पलों में करण का चेहरा बुरी तरह सूज गया, मानो सुअर का सिर बन गया हो। अर्जुन, मैं तुमसे जान देकर लड़ूंगा, रोहन गुस्से में चिल्लाया। दूर हटो। अर्जुन ने बस हाथ झटका और रोहन को उछालकर जमीन पर गिरा दिया। वो इतना कमजोर हो गया कि उठ भी नहीं सका। अब रोहन को समझ आ गया था कि वो अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, करण दहाड़ा। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा?
उसने करण की कमर से खंजर निकाला और उसे उसके दांत के पास टिकाते हुए बोला, मैं एक ही मौका दूंगा। अगर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारा दांतिया नष्ट कर दूंगा। फिर तुम जिंदगी भर साधना नहीं कर पाओगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। करण का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसका सारा घमंड पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह भयानक डर ने ले ली। अब उसे सच में एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा अर्जुन वही पुराना कमजोर लड़का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो सच में उसकी जिंदगी तबाह कर सकता था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।